हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो वर्तमान में आपकी प्रयागराज की धरती यानी जो पावन धरा है इलाहाबाद के नाम से भी जिसको जाना जाता है। दूसरा हमारा जो सेंटर है वो इस समय वर्तमान में लखनऊ में है, यानी हमारी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ में। दोस्तों, आज हमारे जो है कि संस्थान के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे एक विद्यार्थी महेश कुमार ने एसएससी जो आपका ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है किसी भी जूनियर इंजीनियर का, अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करता है तो उसका एकमात्र सपना होता है कि वो जो है CPWD को प्राप्त करे। और आज महेश कुमार जी हमारे साथ हैं, अभी रिजल्ट आया है और इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इनसे हम आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहले महेश कुमार जी, आप बताइए कि वर्तमान में इस समय जब आपने इस पद को ग्रहण कर लिया है तो आपको किस तरीके से महसूस हो रहा है? सर, इस पद को ग्रहण करते हुए मुझे तो बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। जैसा मैंने सोचा नहीं था, अनबिलीवेबल रिजल्ट आया। हाँ। और इतनी अच्छा रैंक प्राप्त हुआ मुझे। मेरा रैंक 118 है, ऑल इंडिया रैंक मेरा 118 है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है सर। और मैं इस सबका श्रेय अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने सभी दोस्तों को देना चाहता हूँ। खासतौर से मैं अपने इस सब चीज का श्रेय पार्टनर को देना चाहता हूँ। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने पार्टनर को भी इस जो है कि हर्ष की घड़ी में याद कर रहे हैं। तो आप अपने जो है कि कुछ पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि आपकी पृष्ठभूमि कहाँ से रही, किस तरीके से आपने जो है कि अपना विद्या अध्ययन जो किया था उसके बारे में थोड़ा बताएं, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में। सर, मेरी पृष्ठभूमि तो एक साधारण घर से ही है और मेरे पिताजी एक साधारण से किसान हैं और मैं महुआ जिला के चरखाई तहसील के गुढ़ा गांव का रहने वाला हूँ। तो सर, मेरी पृष्ठभूमि एक साधारण परिवार से ही, मैं ऐसा कुछ है नहीं, मेरे घर में ना कोई नौकरी है जिसके पास सरकारी नौकरी हो। और मेरे मतलब कि मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से डिप्लोमा किया था। उसके बाद ही जस्ट तुरंत आके मैं एक्सीलेंट टेक्निकल विजन में एडमिशन लिया और यहाँ पर निरंतर 1.5 साल की तैयारी के बाद मेरा और सिलेक्शन CPWD में हो गया। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। आपका मीडियम क्या रहा? क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे आते हैं शुरुआती दौर में सारे बच्चे इसी बात को लेकर भयभीत रहते हैं कि हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम। आपका जो पढ़ाई लिखाई हुई थी, पहले की जो पढ़ाई लिखाई हुआ, आपने पॉलिटेक्निक किया या डिप्लोमा किया था, हाई स्कूल किया, वो आपका मीडियम क्या था? सर, मेरा मीडियम तो फिलहाल बचपन से हिंदी मीडियम ही रहा है। यहाँ तक कि डिप्लोमा तक मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ता आया हूँ। लेकिन सर क्या है, जो टेक्निकल जो टर्म है, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सर इंग्लिश में ही पढ़ते हैं और इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, क्योंकि वो हिंदी मीडियम में उनको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत से क्रिटिकल वर्ड होते हैं जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पा जाता है। और आजकल क्या कि जो भी एग्जामिनेशन वगैरह भी होते हैं, जितने भी होते हैं, उसमें यही लिखा रहता है कि यदि आपका क्वेश्चन जो भी है तो इंग्लिश का सही माना जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान देखते हुए मैं डिप्लोमा से ही थोड़ा इंग्लिश की तरफ अपना रुख किया हूँ और मैं इंग्लिश को पर्याप्त अपना मेहनत करता था, हिंदी में ही पढ़ता था फिलहाल। तो लेकिन धीरे धीरे मैं इंग्लिश की तरफ निरंतर अग्रसर हुआ हूँ। जो आते आते मेरे लगभग 1 साल की तैयारी के बाद मुझे इंग्लिश प्रकार से आने लगी है कि मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि टेक्निकल मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो भी आप यदि टेक्निकल क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा और इंग्लिश में ही करना अच्छा है। लेकिन वो इंग्लिश इतना कठिन भी नहीं है, इसमें केवल वही है कि आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म बस याद करने हैं, जो कि यहाँ पे टेक्निकल टर्म बाहर आ जाते हैं। बाकी हिंदी मीडियम में समझाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता हो। मतलब यहाँ बहुत ही सरल भाषा में जितना अच्छे से अच्छे तरीके से हो सर लोग डिलीवर करते हैं, जो हमको बहुत अच्छी समझ में आता है। और उसी और थोड़ा सा इंग्लिश के लिए मैं यही कहूंगा कि थोड़ा इंग्लिश इतना क्रिटिकल नहीं है और इंग्लिश के जो टेक्निकल टर्म है केवल उनको ही आप मतलब कि उनको जानने का प्रयास करिएगा। और इंग्लिश के आप मतलब भागिए मत, और इंग्लिश में थोड़ा सा जानना जरूरी है। वेरी गुड। आपके कहने का मतलब है इंग्लिश से भागने की जरूरत नहीं है। आप भी जब आए एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के अंदर तो आप भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ के शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया और 1.5 साल के अंदर आपने इस सफलता को अर्जित किया। बड़ी खुशी की बात है, इतने कम समय में जो है कि आपने इतनी बड़ी सफलता को अर्जित किया। इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या रही? क्योंकि बच्चों के सामने जब आते हैं वो हम लोगों से मिलते हैं तो उनका ये प्रश्न होता है कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। एक सबसे बड़ा प्रश्न लेके आते हैं, हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई की जो स्ट्रेटेजी होती है उसको किस तरीके से वो बनाए कि कम समय में आपकी तरह सफलता अर्जित कर सके।
जी सर, पढ़ाई की स्ट्रेटजी तो सर ऐसा है कि जैसे यहाँ पे हम आते हैं, कोचिंग करने आते हैं, तो कोचिंग में जितने भी घंटे पहले 4 से 5 घंटे क्लास चलती है, तो 4-5 घंटे फुल डेडिकेशन से पढ़िएगा। सर लोग वैसे अच्छा पढ़ाते ही हैं, और घर पे जाके सबसे पहले उसको रिवाइज कीजिएगा। और मैं सबको यही सलाह देना चाहूंगा कि जितना पढ़ें उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करें। बिल्कुल, क्योंकि जितना मोर क्वेश्चन करेंगे तो आपका मोर जो भी कंफ्यूजिंग है वो सॉल्व होगा। तो मैं यही कहूंगा कि जितना पढ़ें और जो पढ़ाया जाए उस पर विश्वास रखें। ऐसा नहीं है कि उस पर विश्वास न रखें कि आएगा या नहीं आएगा। और 1-2 क्वेश्चन यदि आपको मिलता है, डाउट होता है, तो आप सर से पूछ लीजिए। और वो भी यदि कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है, किसी एग्जाम में आया है, तो सर से पूछिए। और 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जो सर लोग से छूट जाता है, बाई मिस्टेक सभी से हो जाता है, तो उसको आप आराम से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और इसी प्रकार निरंतर आपका जो, मैं यही कहूंगा सबसे पहले कि आपका डिसिप्लिन, जो आपका दिन का रूटीन है, उसका डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यदि आप सुबह जागते हैं तो आपका पूरा फिक्स रहना चाहिए कि मैं सुबह जाग के मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। मतलब एक शेड्यूल होना चाहिए कि यदि मुझे कहते हैं कि यदि 10 बजे तक पढ़ना है सुबह, तो 10 बजे तक पढ़ना है, उसके अलावा कुछ काम करना नहीं है। 10 बजे के बाद यदि मुझे जो भी अन्य काम है वो करना है, फिर इसके बाद अपना रिलैक्स थोड़ा बहुत करना है, इसके बाद कोचिंग जाना है, कोचिंग से आके फिर उसका रिवीजन करना है जो पढ़ाया हुआ है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आपने एकदम सही जवाब दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को बताया कि जो आप लोग अपना दिनचर्या है, इनके अनुसार दिनचर्या यानी आपका जो भी एक तरीका है पढ़ने को, उसको रेगुलर वे में लेके चलिए, उसको ब्रेक न होने दीजिए, निरंतर आप प्रयत्नशील बने रहिए। तो ये तो हो गया कि मतलब 8 घंटे तक पढ़ना चाहिए। अगर अब यहीं पे मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर जेई का आज कोई भी बच्चा है तो वहाँ टेक्निकल आता है और नॉन टेक्निकल आता है, मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होते हैं, तो हमने सुना है कि इससे पहले भी आपने कहीं सफलता अर्जित की हुई है? जी सर, इससे पहले मेरा अभी 2 महीने पहले ही यूपी मेट्रो में सिलेक्शन हुआ था, तो जिसका अभी मतलब ज्वाइनिंग थोड़ा सा डिले हो गया है, और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, तो ये बात महत्वपूर्ण है। तो मैं ये बात कह रहा था कि आपने एसएससी जेई भी क्वालिफाई किया और अन्य एग्जाम भी क्वालिफाई किया। जब वहाँ तो आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को किस तरीके से बैलेंस करके रखा ताकि आपको कम समय में ये जो सफलता अर्जित हुई है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मतलब आपने स्टडी मटेरियल को किस तरीके से अपने रखा? सर, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल तो ऐसा, टेक्निकल को तो ऐसा सर जो पढ़ाया जाए तो उसी को आके रिवाइज कीजिए, उसके क्वेश्चन कीजिए। और नॉन टेक्निकल का ऐसा है, जो नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट चल रहा है कोचिंग वगैरह में, तो उसको बढ़िया से पढ़िएगा। और वो भी और एक्स्ट्रा यदि तुमको और एक्स्ट्रा वीडियो देखते रहिए, जैसे यदि आप खाना बना रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो अपना एक वीडियो बढ़िया से लगा लीजिएगा जो भी है। और करंट अफेयर्स को तो मैं कहूँगा करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको डेली देखना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 6 महीने बाद या हफ्ते भरे में हम कवर कर लेंगे, तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि जिसको हम केवल डेली ही कवर कर सकते हैं। और डेली कवर करेंगे तो, क्योंकि आजकल यह है कि जो सर क्वेश्चन का पैटर्न भी है जीके जीएस का, वो करंट से रिलेटेड आ रहा है। जो भी यदि आपकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जो भी करंट से रिलेटेड ही आ रहा है। इसलिए आप करंट को तो बिल्कुल ही उसको इग्नोर ही मत करिएगा। करंट आपको डेली ही देखना चाहिए। बिल्कुल, और उस पे मेहनत करनी चाहिए, करंट पे मेहनत करने की जरूरत है। और सर यही कहूंगा कि नॉन टेक्निकल के लिए तो जितना सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले हो सके तो अपना सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए। और सब्जेक्ट वाइज पढ़ने के बाद क्या है कि सर जो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। लेकिन एक बार सब्जेक्ट वाइज पढ़ना जरूरी है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना जरूरी है। आपके कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए ताकि आप जल्दी से सफलता अर्जित कर सकें। सर क्या कि हम लोग को याद तो रहता है, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तो हमको ये पता नहीं चलता किस प्रकार का प्रश्न आएगा, किस प्रकार से हमको उलझाएगा। तो ये सब चीजें बहुत जानकारी मिलती हैं, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं जिनसे नहीं हमको जानकारी मिलती कि हमको ये थोड़ा सा ये पोर्शन भी छूट गया, हमको ये भी हमको कवर करना चाहिए। और अब 2 शब्द आप अपने उन मित्रों और उन दोस्तों को बोलना चाहेंगे जिन्होंने आपके साथ एग्जाम दिया और किसी वजह से जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से नहीं हो पाया, तो उन बच्चों को जरा सा आप मोटिवेशन दीजिए कि मतलब किस तरीके से वो आगे तैयारी करते रहे। जी सर, मैं उनको तो एक सलाह यही करना चाहूंगा सर कि यदि आप यहाँ तक आए हैं तो आप में ऐसा तो है नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है। आपकी तैयारी हो चुकी है, केवल सिर्फ अंतर इतना है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक की वजह से आप रह गए हैं। और मैं ये कहूँगा इसी प्रकार का जोश बनाए रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें, और जो कमियां रह गई हैं उनको कमियों को सुधार करें, और निरंतर
आपका प्रैक्टिस करते रहें। अभी मतलब कि कहते हैं कि सर कंटिन्यूटी जरूर बनाए रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने इस एग्जाम को दिया और कहीं अगर 1-2 नंबर से आप लोगों का रुक गया है तो हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को प्रयत्नशील रखिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जाहिर सी बात है आप आगे जरूर जाएंगे। सर मेरा भी है सर, जैसे मेरा EPRBL में हुआ था। बिल्कुल सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक गया मैं, तो मात्र मेरा 2-3 नंबरों से ही रह गया था। तो सर मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ कि सर कम से कम यहाँ तक तो आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो आए। मतलब इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत कमियां हैं, उन्हीं कमियों को सुधार के आगे बढ़े। बिल्कुल। तो मैं इन सब कमियों को ध्यान देना चाहिए, मैं यही कहूंगा। अच्छा, आपके बहुत सारे जूनियर होंगे जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा करने के बाद वो लोग तैयारी के क्षेत्र में आना जाए आपको देख के, क्योंकि जब कहीं से कोई एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे पूरी भीड़ चलती है ना। तो अगर आज आप अपने क्षेत्र से सफल हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे देख के आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, डिप्लोमा करने का प्रयत्न करेंगे। और जो डिप्लोमा कर चुके हैं वो जो है कि आगे पढ़ाई के लिए निकलने का प्रयत्न करेंगे। तो उन सारे बच्चों को आप क्या अपनी सलाह देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ें, और तैयारी अगर उनको करना है तो किस तरीके से तैयारी करें, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं। जी सर, जो लोग जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं, अभी रनिंग में है डिप्लोमा में, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो किताब को भी पढ़िए। जो बुक्स हैं, जो टेक्निकल बुक्स हैं, उन पर फोकस करिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि आप यहाँ पे कोचिंग करने आएंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि विदाउट यदि आप किताब पढ़कर नहीं आते हैं तो या आपकी जो क्वेश्चन बैंक वगैरह यदि क्वेश्चन बैंक पढ़कर यदि आप एग्जाम निकाल लेते हैं, डिप्लोमा पास कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा कठिनाइयां पड़ती हैं। फिलहाल यहाँ पे समझाया तो जाता है फिलहाल बेसिक से ही, पर लेकिन ये कि आपको ही अच्छा रहेगा, आपके ही बूस्टअप हो गए। यदि आप बुक्स वगैरह पढ़ के आएंगे तो आपको मैं यही कहूँगा कि बुक्स पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। वेरी गुड। अच्छा, आपने जब आप एक्सीलेंट में आए थे तो आपने यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था कि आप मतलब फिर आपने दूसरे संस्थाओं के बारे में भी जानने का प्रयत्न किया था? नहीं सर, हम आए थे जब इलाहाबाद तो हमारा मूड तो था ही कि हमको पता ही था पहले से कि एक्सीलेंट में अच्छा होता, अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हमारा ये था कि एडमिशन तो नहीं लेना है। पर थोड़ा हमने सोचा और जगह ट्राई कर लेते हैं, कहीं कुछ हो या न हो। तो अभी एक कोचिंग में गए तो वहाँ पे क्या हुआ, बोले कि आपका सिलेबस हम 6 महीने में करा देंगे। तो इतना तो हम समझदार थे कि सर कि 6 महीने में इतना बड़ा कोर्स, 3 साल डिप्लोमा करते हैं हम, तो 6 महीने में कैसे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब यदि करा देंगे तो फिर हवा में उड़ाएंगे। तो फिर हमने कहा कि सर 6 महीने में तो कोर्स वैसा होता नहीं है। तो और तमाम वो लोग बोलने लगे कि एक्सीलेंट में तमाम प्रकार की कमियां हैं, लेकिन वही होती है ना सर, जो बराबरी नहीं कर सकता तो बुराई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जब हमने एक्सीलेंट में आया तो वास्तव में मुझे पता चला कि सर यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सर बाकी और थोड़ा तो ऐसा है सर कि बाकी तो स्टूडेंट को खुद ही अपने आप में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विदाउट डिसिप्लिन तो कुछ नहीं है, फिर आप चाहे जहाँ भी पढ़ लीजिएगा। जी सर, यही करना है। तो चलिए दोस्तों, आज एक जबरदस्त मुलाकात हुई। आपने देखा कि इन्होंने कितना संघर्ष करते हुए कम समय में ही सफलता अर्जित करके आप लोगों के लिए भी एक मिसाल प्रस्तुत की है कि आने वाले समय में आप लोग भी अगर इसी तरीके से अपना जो स्ट्रेटेजी है अगर इसको बना के रखते हैं, कम समय में आप लोग भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, आप ये सोचिए कि इनकी उम्र इस समय मात्र 22.5 साल है और इतने कम समय में इन्होंने इस सफलता को अर्जित किया और इलाहाबाद में इन्होंने अपना 1.5 साल गुजारा और 1.5 साल के अंदर इन्होंने अपनी सफलता को अर्जित कर लिया। जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, आप लोगों से यही कहना है कि आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का प्रयत्न करिए। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेगमेंट हम लोग समाप्त करते हैं।